गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू इम्पैक्ट एग्री क्लासेस। शुएब त्यागी हियर, लेक्चरर एट इम्पैक्ट कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रामपुर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारी जो क्लास फर्स्ट मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की हुई थी, तो स्टूडेंट्स आपने आई होप आपने वो देखी होगी। अगर आपने मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले उस क्लास को वॉच करिए, गो थ्रू ऑफ दिस क्लास एंड देन वॉच दिस क्लास, क्योंकि मैंने उसमें आपको मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का बेसिक जानकारी आपको मैंने उसमें दे दिया था कि हमारे मैन्यूर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं। उसमें आपको सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी थी मैन्यूर और फर्टिलाइजर के बारे में, ठीक है। अब ये हमारी जो क्लास है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2, भाग 2 क्लास है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर के बारे में डिटेल में जाने हैं। तो स्टूडेंट्स पहले प्लीज आप उस क्लास को देखिए और फिर आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे मैन्यूर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए मैंने पहले क्या बताया था। तो पहली क्लास में हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि मैन्यूर हमारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं। मैन्यूर हमारे वो होते हैं जो हमारे एनिमल्स रेजिड्यू, प्लांट रेजिड्यू, एनिमल के वेस्ट, उनको डिकम्पोज करके बनाए जाते हैं, वो हमारे क्या लेते हैं, मैन्यूर, ठीक है। और हमारे जो फर्टिलाइजर होते हैं वो हमारे केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड उनके अंदर पाया जाता है, रासायन उनके अंदर पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैन्यूर का क्या फायदा होता है और हमारे फर्टिलाइजर का क्या फायदा है, ये सारी चीजें बताई थी। मैंने 2 क्लासेस आपको बताई थी हमारे मैन्योर की, एक हमारी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, एक हमारा होता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए आज भी उसको, उस क्लासिफिकेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब हमारे जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है उनके पहला जो हमारा फर्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, एडवांटेज ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक मैन्योर के हमारे कौन कौन से लाभ है, क्या क्या एडवांटेज हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इतने एडवांटेज हैं हमारे कि आप आइडिया नहीं कर सकते कितने एडवांटेज हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा एडवांटेज सबसे बड़ा तो यह है कि हमारी सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता रहता है। क्या होता रहता है? ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता रहता है, जिससे हमारी मृदा की फिजिकल और हमारी मृदा की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती रहती है। दूसरा हमारा फायदा है कि जब हमारी बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो रही है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो रही है तो हमारे माइक्रोब्स की संख्या हमारे सोइल के अंदर डेवलप हो रही है। जब हमारे माइक्रोब्स की संख्या हमारी सोइल के अंदर बढ़ रही है तो हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या हार्मफुल हमारे माइक्रोब्स है, वो हार्मफुल जो माइक्रोब्स है, जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, वो उनको क्या कर लेते हैं, वो उनको किल कर देते हैं या उनको एज ए पैरासिटिक इंसेक्ट वो काम करते हैं, मतलब वो उनको खा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेनिफिशियल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या तो बढ़ रही है और हमारे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या हमारी घट रही है। तो एक तो ये फायदा हुआ कि हमारे माइक्रोब्स की पॉपुलेशन हमारे सोइल के अंदर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा, जब हमारी मृदा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा तो उससे हमारी मृदा के अंदर जो कॉम्पैक्टनेस होती है, जो उसके अंदर दृढ़ उसका होता है, मतलब हमारी मृदा क्या होती है, ठोस होती है, कॉम्पैक्ट होती है। जो मृदा के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो हमारा
कोहेशन फोर्स होता है, एक फोर्स लगता है पार्टिकल टू पार्टिकल, हमारे मृदा के पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, इसको हम कहते हैं कोहेशन। तो वो कोहेशन फोर्स हमारा इतना ज्यादा लग जाता है मृदा पार्टिकल्स के बीच में कि उस ज्यादा फोर्स की वजह से हमारे मृदा के जो कण हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, आपस में बहुत ज्यादा वो अटैच हो जाते हैं, आपस में बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या है हमारा, एक तो हमारी मृदा के अंदर एयर का सेंस हो जाएगा। भाई जब मृदा के अंदर हमारे स्पेस ही नहीं है, उनके पार्टिकल्स के अंदर कोई स्पेस ही नहीं है, तो ओबियसली बेसिक सी बात है, वहां पे क्या होगा, हमारा एयर का एब्सेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और कुछ हमारी राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, हमारी नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, उनके गांठों में पाया जाता है। तो वो जब वो हमारे सोइल के अंदर है, और उनको जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक तो ऑर्गेनिक मैटर की। अब अगर आप मैन्योर का यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर की कमी होगी, जिसकी वजह से हमारे माइक्रोब्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग नहीं कर रहे हो, मतलब हमारे मैन्योर का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उससे हमारा क्या होगा, वो जो कोहेशन फोर्स हमारा ज्यादा लग रहा है, हमारी जो मृदा है वो कॉम्पैक्ट हो गई है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, और जिसका परिणाम ये होगा, ऑक्सीजन का एब्सेंस होने का परिणाम ये होगा कि हमारे माइक्रोब्स की पॉपुलेशन वहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लिविंग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति उनको चाहिए सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा केमिकल हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर भी हमारा मैन्योर इंप्रूव कर रहा है, और हमारा क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल हमारा जो प्रॉपर्टीज है उनको भी इंप्रूव कर रहा है। और हमारे मैन्योर का क्या क्या फायदा है, जब हमारे मृदा के अंदर मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर अधिक होगा तो हमारे मृदा क्या होगी, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जल धारण क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। जब उसकी जल धारण क्षमता हमारी बढ़ जाएगी तो हमारी मृदा मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगी। जब वो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी तो हमारा जो सरफेस के ऊपर जो रन ऑफ वाटर है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, मतलब रन ऑफ अवधावन हमारे मृदा के ऊपर कम हो जाएगा। मैक्सिमम वाटर हमारा कहाँ जाएगा, सोइल के अंदर जाएगा, कुछ जिसका परिणाम सोइल के अंदर मैक्सिमम वाटर हो जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा, हमारी मृदा के अंदर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा फायदा क्या होगा कि जब पानी हमारी जो सोइल है वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या होगा, रिचार्ज होगा। ग्राउंड वाटर जहां से हम पानी को क्या करते हैं, पंप के माध्यम से निकालते हैं, पंप के माध्यम से निकालते हैं ना, सबमर्सिबल ट्यूबवेल वगैरह के द्वारा निकालते हैं क्या, ग्राउंड वाटर से इरिगेशन के लिए हम ग्राउंड वाटर से ग्राउंड लेवल से वाटर को निकालते हैं। ठीक है, तो उसका भी क्या होगा, वो भी हमारा रिफिल हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे मैन्योर के, मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ, इतने फायदे हमारे मैन्योर के हैं। और दूसरा हमारा मैन्योर का फायदा ये है कि हमारे सोइल के अंदर डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी, डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, मतलब विभिन्नता हमारी बनी रहेगी। ठीक है, और तीसरा हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, क्योंकि आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर का मैक्सिमम यूज करेंगे तो उससे सोइल तो खराब होगी ही होगी, दूसरा आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देख लो मैन्योर डालने के कितने ज्यादा फायदे हैं। और मैन्योर हमारे ज्यादातर हमारे, जैसे कि हम गोबर की खाद की बात करें तो मोस्टली जो किसान होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। भाई थोड़ा बहुत गाँव अपने घरों में क्या पालते हैं, पशु को पालते हैं, तो उनके गोबर का हम यूज एज ए मैन्योर अपने खेत में कर सकते हैं। तो फ्री का हमको क्या मिल रहा है, फ्री के हमको न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं, कोई हमें लागत लगाने की जरूरत नहीं हो रही है, तो इसका हमें क्या है, बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया है। अब हम अगर बात करें, चलो एक पॉइंट इसमें और आप ऐड कर सकते हो कि हमारा जब मैन्योर के एडवांटेज में बात करूं, अगर मैन्योर हम मैन्योर के ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो मैंने बताया था उसके माइक्रोब्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से माइक्रोब्स हमारे क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ग्राइंड करेंगे। जब वो ऑक्सीजन को ग्राइंड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, वो छोड़ेंगे। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे
तो उसका परिणाम हमारे जो पौधे हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो माइक्रोब्स ने छोड़ी है उसका फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में खाना बनाने के लिए यूज करेंगे। मतलब हमारे मैन्यूर हम क्या करते हैं, मैन्यूर हमारे क्या करते हैं एज ए फर्टिलाइजर तो एक्ट कर ही रहे हैं। मतलब हमारे जो माइक्रोब्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो माइक्रोब्स की पॉपुलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जो हमारे पौधों के लिए क्या क्या कर रहा है, वो लाभदायक हो रहा है। मतलब बेनिफिट्स हमारे पौधों के लिए बहुत दे रहा है, क्योंकि पौधे हमारे उस कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, एक मेजर बेनिफिट्स है। तो अगर हम इनको यहाँ पे पॉइंट में हम काउंट करेंगे, पॉइंट में क्या हमने पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या हमने आपके लिए कंटेंट जो लिखा है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स लिखे हैं, तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दे सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स, हमारे जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो या तो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। हमारे क्या है, ज्यादातर फर्टिलाइजर हमारे, जैसे कि यूरिया की बात करें तो यूरिया में क्या ज्यादा नाइट्रोजन होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं ना। हम अपनी फसलों को डेली बेसिस पे या बहुत ज्यादा हम उसको क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, फसलों को हम केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो वहां पे हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स तो हमारे उनका तो एक्सीड हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएंगे हमारे सोइल के अंदर। लेकिन जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, निकेल हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जो हमारे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जो मैन्योर से मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ में हमारे सोइल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी सप्लीमेंटल तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर का या मैन्योर का अपने फील्ड में यूज कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दे इम्प्रूव सोयल फिजिकल प्रॉपर्टी, जो तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। सोयल की क्या करते हैं, भौतिक अवस्था को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर इम्प्रूव करते हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करते हैं। मतलब हमारी मृदा के अंदर वाटर को होल्ड करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दे इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हाई मतलब क्या करते हैं, हाई रिलीजेबल होते हैं, मतलब तुरंत रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तुरंत। जैसे आपने आज अपनी अपनी फसल में आपने किसी भी फर्टिलाइजर का यूज करा, ठीक है, वो चाहे हमारा यूरिया हो या कोई सा और फर्टिलाइजर हो, हमने अपने फील्ड में उसका यूज करा, तो विद इन 15 डेज 15 दिनों के अंदर अंदर वो पूरे न्यूट्रिएंट्स को हमारे फील्ड के अंदर हमारी क्रॉप्स के लिए रिलीज कर देंगे। अब कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को तो हमारे क्या कर लेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बताऊं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है पौधों की, जो केमिकल फर्टिलाइजर हम देते हैं ना उनकी, तो कुल हमारी 25 से 30% है। तो हमारा जो 70% न्यूट्रिएंट्स हमारा जो रहा वो कहाँ जा रहा है भाई, तो वो हमारा जा रहा है या तो वो इवेपोरेट हो जा रहा है, या हम अपने खेत में अपने फील्ड में फर्टिलाइजर देने के बाद हम इरिगेशन करते हैं, तो या तो वो इवेपोरेट हो जा रहा है या फिर वो हमारे वाटर के थ्रू क्या हो जा रहा है, लीच आउट हो जा रहा है। मतलब क्या हो, ग्राउंड लेवल तक चला जा रहा है, मतलब वो पौधों के लिए, वो न्यूट्रिएंट हमारे पौधों के लिए क्या हो जा रहा है, अनअवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी इसके क्या है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, और इसमें क्या है, दे इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या है कि हमारे जो मैन्योर्स होते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बनाए रखते हैं। जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर मैंने आपको बात बताई थी, तो फार्म यार्ड मैन्योर हमारा क्या होता है, FYM, वो हमारे 12 महीनों तक, लगभग 12 महीनों तक अपना अवशेषिक प्रभाव सोइल के अंदर बनाए रखता है। मतलब 12 महीनों तक वो अपना क्या है, अवशेषिक प्रभाव बना, और मतलब हल्के हल्के न्यूट्रिएंट को रिलीज करता रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे ये जो फर्टिलाइजर है ये 10 से 15 दिन में टोटल अपना न्यूट्रिएंट को रिलीज कर देते हैं। अब फसल को हमारी इतनी आवश्यकता हो या ना हो, इनको तो रिलीज करना है। ठीक है,
अब जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हमारी फसल के काम आते हैं, जो काम आते हैं वो तो काम आ जाते हैं, जो बाकी बच जाते हैं वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट जो हम केमिकल फर्टिलाइजर में देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैं ये भी आपको बता चुका हूं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एक्ट एज CO2 फर्टिलाइजर। एक्ट एज CO2 फर्टिलाइजर। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जब वो हमारे मैन्योर को डिकम्पोज करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज ए फर्टिलाइजर हमारे पौधे फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, मतलब अपना खाना बनाने में वो यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं यहाँ, प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड एंड fungi are controlled to some extent by altering the balance of microorganism in the soil। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उस जब हम मैन्यूर डालते हैं, जब हम हमारे मैन्यूर हम डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो उस टाइम पे हमारे माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर बैलेंस बन जाता है, मतलब एक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है कि किसी भी माइक्रोब्स की पॉपुलेशन हमारी कम नहीं होती है, किसी की ज्यादा नहीं होती है। एक हमारे क्या है, मतलब उसके अंदर डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है और उनके अंदर एक बैलेंस बना रहता है। दोनों की संख्या हमारी हार्मफुल की भी और हमारे बेनिफिशियल की भी, दोनों की संख्या हमारी बैलेंस प्रोपोर्शन में होती है, बैलेंस रेशियो में होती है। तो इसका फायदा हमारे किसको लगता है, फसल को लगता है। हमारी फसलों में इंसेक्ट कम लगते हैं और सोइल मृदा जनित जो हमारी बीमारी है वो भी हम हमारे पौधे को कम होती है, क्योंकि वो माइक्रोब्स हमारे क्या लाते हैं, बहुत सारी हमारे पैथोजन को लेके आते हैं जो हमारी फसलों में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो एडवांटेज है, मैंने आपको डिटेल में इनको समझा दिया है। यहाँ बोर्ड व्हाइट बोर्ड में मैंने समझा दिया और ओरली भी इनका एडवांटेज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ। हमारे जो मैन्योर होते हैं ना, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, एक होते हैं हमारे कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर वो मैन्योर होते हैं जिनको हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होती है कंपेयर टू कंसंट्रेटिव ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, लेकिन हम कंसंट्रेटेड की बात करें तो कंसंट्रेटेड में हम क्या करते हैं, लेस क्वांटिटी में यूज करते हैं, कम मात्रा में यूज करते हैं कंपेयर टू हमारे बल्की, लेकिन उनके अंदर कंसंट्रेटेड के अंदर बल्की की अपेक्षा ज्यादा हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके दो हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन है, दो इसके टाइप्स है हमारे मैन्योर के। अगर हम बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर पे हमारे फार्म यार्ड मैन्योर आ जाएगा, कंपोस्ट आ जाएगा और हमारी नाइट सोइल। तो आप पूछ रहे हो सर ये नाइट सोइल क्या है? नाइट सोइल हमारी होती है ह्यूमन वेस्ट। क्या होती है हमारी? ह्यूमन वेस्ट। जो ह्यूमन का एक्सक्रेटा होता है ना, जो हमारा मल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट सोइल बोलते हैं। तो आपको ये टर्म भी समझ में आ गया होगा। और हमारा क्या है? ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर आपको पता है ग्रीन मैन्योर कौन कौन सी है हमारी? ढैंचा और सनैम। सनैम हमारी सनैम से अच्छी हमारी ढैंचा है। ढैंचा में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं कंपेयर टू सनैम। ठीक है, तो बल्कि में हमारे फार्म यार्ड मैन्योर आ गया, कंपोस्ट आ गया। कंपोस्ट का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। किचन वेस्ट या हाउस वेस्ट को जब हम डिकम्पोज करते हैं, उसको सड़ाते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाला जो हमारा जो हमारा क्या है, उससे प्राप्त होने जो मैन्योर है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन मैन्योर में बता ही चुका हूँ आपको, हरी खाद हमारी होती है। हम फसलों को बो देते हैं, हरी खाद वाली फसलों को बो देते हैं और फिर हम सोइल में उनको मिला देते हैं। उसमें तो हमारी मेन फसलें हैं। हमारी कॉफी भी ग्रीन मैन्योरिंग में यूज करते हैं, लोबिया का भी यूज करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर कौन सी यूज करते हैं? सनैम का यूज करते हैं और ढैंचा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड इसका टाइप है वो है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या है? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसका मैं बताया भाई, इनके अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और इनको हम कम मात्रा में यूज करते हैं। तो कंसंट्रेटेड में क्या आएगा हमारा? एक तो आएगा हमारे इडेबल ऑयल केक्स आ जाएंगे। जो हमारे वो ऑयल केक्स, वो हमारी खल जो हमारे
खाने वाले तेल से जो खल निकलती है ना, जिनको हम खाते हैं, जिनको खुद कंज्यूम करते हैं, वो हमारे कौन से होंगे? एडेबल ऑयल केक्स होंगे। ठीक है, तो एडेबल ऑयल केक्स में हमारे कौन कौन से केक्स आ जाएंगे? किस किस ऑयल सीड के हमारे केक हो जाएंगे? वो ग्राउंडनट के केक हो जाएंगे, मूंगफली का केक हो जाएगा, मूंगफली की खल हो जाएगी, और हमारी नॉन एडेबल ऑयल केक्स में हमारा नीम ऑयल केक्स आएगा, नीम के तेल निकालने के बाद जो उसकी खली बचती है उसका केक्स आएगा, और हमारा कास्टर मतलब अरंड का या अरंडी का हमारा क्या आएगा? ऑयल केक्स आएगा। दूसरा हमारा एक जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वो है ब्लड मिल। ब्लड मिल, अब सर आप पूछोगे सर ये ब्लड मिल क्या होता है? हमने राइस मिल सुना है, शुगर कैन मिल सुना है, ब्लड मिल क्या होता है? बेटा जो हमारे स्लेटर हाउस होते हैं ना बुचड़ खाने, जहाँ पे हमारे एनिमल्स को काटा जाता है, ठीक है, मीट पर्पज के लिए काटा जाता है, तो वहां पे हमारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है फर्श में, तो उस ब्लड को हम स्क्रैप कर लेते हैं, खुरच लेते हैं फर्श से। तो स्क्रैप खुरचने के बाद हम उसको क्या करते हैं? उसको एज ए मैन्यूर यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और मैन्यूर उसका हम एज ए मैन्यूर हम उसका यूज करते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए हमारे एडवांटेज हो गए मैन्यूर के, और इसके जो टाइप्स में थे वो हो गए, वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा है मैन्यूर, हमारा सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है? फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। तो हम गोबर की खाद को देखते हैं, गोबर की खाद में क्या क्या हमारा पाया जाता है। तो गोबर वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को रीड करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन तो मैं ऐसे भी कर दूंगा, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर पॉइंट बताऊंगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं आपको ये पढ़ के और एक्सप्लेन कर दूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर रेफर्स टू डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन। तो हमारा जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है ना, वो किसके मिक्सचर का डिकम्पोजिशन है? एनिमल के गोबर और उसके मूत्र के मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर, तो वो जो हम उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, गड्ढे में भी बना सकते हैं, गड्ढे में, या इसका हम ढेर भी बना सकते हैं। अच्छी विधि तो यही है हमारे फार्म गोबर की खाद बनाने की, कि हम प्रॉपर गड्ढा खोदें, उसके अंदर हम गोबर को डालते रहे। ठीक है, तो हमारे डिकम्पोजिशन ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ एनिमल के गोबर और मूत्र को सड़ा गला के जो खाद हमें प्राप्त होती है वो हमारी क्या कहलाती है? फार्म यार्ड मैन्यूर या गोबर की खाद कहलाती है। अब इसकी दो विधि बताई, एक तो ढेर बना के बना सकते हो गोबर की खाद, एक हम गड्ढा बना के बना सकते हो। आप गड्ढा कर लो, उसमें गोबर आप डालते रहो एनिमल का। अब गड्ढा करके हम जो गोबर की खाद तैयार करते हैं, उसमें फायदा ये है कि हमारा जो ढेर हमने बनाया हुआ है उस पे हमारी रेनी सीजन में जब हमारी बारिश या मॉनसून सीजन होगा तो बारिश हमारी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके अंदर से ये बारिश होगी तो पानी के जरिए या पानी के माध्यम से सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर बह जाते हैं। कि क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम फार्म यार्ड में गोबर की खाद को किसानों को मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा कि जब वो गोबर की खाद बनाए तो वो गड्ढा बना के अच्छे से उसमें तैयार करें। ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है ढेर बनाने की अपेक्षा। अगर ढेर बना के तैयार करो उसके अंदर न्यूट्रिएंट कम रहेंगे, गड्ढा बना के गोबर की खाद तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें ऑन एन एवरेज वेल डिकम्पोज FYM, हमारे जो अच्छे सड़े गले गोबर के खाद में हमारी 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% हमारी फॉस्फोरस और 0.5% हमारी क्या होती है? पोटाश होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5% नाइट्रोजन और 0.2% हमारी क्या होती है? फॉस्फोरस होती है, और 0.5% हमारी पोटाश होती है। तो आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि पार्शियली रोटिन FYM मस्ट बी अप्लाइड 3 to 4 weeks before sowing, while well rotten manure can be applied immediately before sowing। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पार्सली रोटेड मैन्योर हो गया, मतलब अच्छी तरीके से वो गला सड़ा हुआ नहीं होगा। हमारा खाद गोबर की खाद ऐसी जो हमारी अभी पूरी तरह से गली सड़ी नहीं है, अगर हम उसको खेत में यूज कर रहे हैं तो उसको हम इमीडिएटली यूज नहीं करेंगे, उसको हम लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले हम उसको खेत में डाल देंगे और मिट्टी में मिक्स कर देंगे।
फिर 3 से 4 हफ्ते के बाद हम अपने सोइल के अंदर फसल की बुआई करेंगे। तो इतने टाइम में लगभग 1 महीने में वो सोइल के अंदर अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। अगर हम तुरंत आधे सड़े गले गोबर की खाद को तुरंत डालेंगे और तुरंत हम फसल की बुआई कर देंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए थे फसल को वो नहीं मिलेंगे और हमारे क्या है सोइल के अंदर एसिडिक कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी यही है। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, अगर हमारा वेल रूटेड मैन्योर है तो उसको हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, 3-4 दिन पहले, बुआई से 3-4 दिन पहले यूज कर सकते हैं। अगर हमारा अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर का खाद नहीं है तो उसके हम लगभग 1 महीने पहले हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जनरली 10 to 20 टन पर हेक्टेयर इज अप्लाइड, बट यहाँ पे बट 2 बार आ गया है, कोई नहीं, बट मोर देन 2 टन पर हेक्टेयर इज अप्लाइड टू फॉर ग्रास एंड वेजिटेबल। ये कह रहा है यहाँ पे जो पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि हम जो जनरली गोबर के खाद यूज करते हैं ना वो 10 से 20 क्विंटल पर टन के हिसाब 10 से 20 टन पर हेक्टेयर यूज करते हैं। क्या करते हैं, 10 से 20 टन पर हेक्टेयर यूज करते हैं। एक हेक्टेयर एरिया में 10 से 20 टन हम गोबर का खाद लेते हैं। लेकिन हम अगर वेजिटेबल क्रॉप की बात करें या हम चारे वाली फसलों की बात करें या सब्जी जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं उनकी बात करें तो 20 टन से ज्यादा मैन्योर को अप्लाई करना चाहिए। अब एक जगह तो हम 10 से 20 टन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जनरली हम जो करते हैं फसलों में जो हमारे सीजनल क्रॉप हो गई, जैसे कि हमारे गेहूं, हमारे चावल मतलब राइस, व्हीट, राइस, बाजरा, इनमें हम क्या करते हैं 10 से 20 टन कर रहे हैं। लेकिन हम अगर वेजिटेबल फसलें, सब्जी वाली फसलें लगा रहे हैं या फिर हम चारे वाली फसलें लगा रहे हैं तो वहां पे हमें 20 क्विंटल से ज्यादा करना होता है। इसका क्या कारण है स्टूडेंट? इसका ये कारण है कि हमारी जो फोडर क्रॉप्स होती है ना उनकी मल्टीपल कटिंग होती है। एक बार आपने चारे के लिए यूज कर लिया, जैसे बरसीन क्या है, उसकी 4 से 5 बार हम उसको कटिंग कर सकते हैं, वो हमारी क्या है फोडर क्रॉप्स है। और दूसरा हमारे जो फोडर क्रॉप्स है उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, कौन सा हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट है, हमारे फोडर क्रॉप्स का वेजिटेशन, उनका वनस्पतिक भाग। ठीक है, अब जब वनस्पतिक भाग हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसको चारे के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वनस्पतिक भाग को डेवलप करने के लिए, उसको अच्छे से बड़ा करने के लिए, अच्छा हरा हो हमारा, इसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण भी हमें जो हमारा फार्म यार्ड मैन्यूर जो गोबर की खाद है वो फोडर क्रॉप में 20 टन पर हेक्टेयर से ज्यादा डालना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मैंने बता दिया कि हमारी जो फोडर क्रॉप है उनके अंदर मल्टीपल कटिंग होती है, उनको बार बार चारे के लिए काटते रहते हैं। जैसे कि हमारा बाजरा, हम उसको भी काटते हैं बार बार, 3 से 4 कटिंग होती है उसकी भी, तो उसको उनके बार बार काटते हैं तो उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम वहां पे ज्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, और लेकिन वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल की हम मल्टीपल कटिंग करते हैं, उसको 2-3 बार हम उसको हार्वेस्ट करते हैं वेजिटेबल्स को। कोई सी भी वेजिटेबल आप ले सकते हो, भिंडी ले सकते हो, बैंगन ले सकते हो, ठीक है, लौकी ले सकते हो, कोई सी भी सब्जी की ले लो। उसमें ऐसा तो नहीं कि एक बार हार्वेस्ट कर दे और हमारा काम हो गया, बार बार हार्वेस्टिंग उनकी होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें इस कारण से हमें जो हमारा गोबर के खाद है वो अपने इन दोनों फोडर क्रॉप में भी और वेजिटेबल क्रॉप में भी, दोनों में ज्यादा डालना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि 20 टन पर हेक्टेयर या उससे ज्यादा हम किस में डालेंगे, हमारे फोडर क्रॉप में डालेंगे और ग्रासेस में डालेंगे। और जो जनरली हमारा रहता है इसका जो क्वांटिटी है वो 10 से 20 टन पर हेक्टेयर रहता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके हमारे जो फार्म यार्ड मैन्योर में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अबाउट 30% नाइट्रोजन और 60 से 70% फॉस्फोरस एंड 70% पोटाश आर अवेलेबल टू द फर्स्ट क्रॉप। कहना का मतलब ये है कि 30% नाइट्रोजन और 70% हमारा फॉस्फोरस, 60 से 70% फॉस्फोरस और 70% हमारा पोटाश जब हम पहली फसल की बुआई करेंगे ना फार्म यार्ड मैन्योर डालने के बाद, गोबर की खाद डालने के बाद, तो पहली फसल को हमारे जो मिलता है फर्स्ट क्रॉप को वो हमारे क्या मिलता है, 30% नाइट्रोजन मिल जाता है और 60 से 70% हमारा फॉस्फोरस मिल जाता है हमारे फर्स्ट क्रॉप को, और हमारा 70% के लगभग हमारा पोटाश मिल जाता है। ठीक है, बाकी जो रहा जो न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर और बाकी रह गए वो नेक्स्ट क्रॉप में मिल जाएंगे जब आप नेक्स्ट क्रॉप की बुआई करोगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो मैन्योर है, ये तो हमारे गोबर की खाद हो गई। दूसरा हमारा है शीप एंड गोट मैन्योर, भेड़ और बकरी का जो खाद होता है, उनके जो वेस्ट से, उनके जो मिंगन से, उनके बीट से जो बनने वाला खाद है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? शीप एंड गोट मैन्योर कहलाता है। तो देखो हम इसको पढ़ते हैं, क्या है? द ड्रॉपिंग ऑफ शीप एंड गोट, मतलब जो हमारे बकरी और भेड़ की जो ड्रॉपिंग होती है ना, जो वेस्ट होता है, ठीक है, उससे प्राप्त होता है हमारा क्या? शीप एंड गोट मैन्योर। नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसके इसका जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो हमारे फार्म यार्ड मैन्योर से बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, कंटेंट्स हायर न्यूट्रिएंट्स देन एफआईएम, एफआईएम से ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है। और एंड कंपोस्ट, कंपोस्ट से भी ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अब अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो 3% इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, 1% इसके अंदर फास्फोरस होता है और 2% इसके अंदर पोटास होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने अच्छे से आपको ये सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर लंबा हो रहा है, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो या आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स में आपको यहाँ पे सारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का हमारा ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, ये हमारा क्या था? सेकंड पार्ट सेकंड था। और इसके बाद में इसके अंदर जो भी चीजें रह गई है वो हम पार्ट थर्ड में आपके लिए लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड तक आपको बाय बाय, थैंक यू।